नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, एओलियन लैंडफॉर्म्स। तो पवनें भी हमारी पृथ्वी की धरातल पर बाहरी शक्ति के रूप में, एक्सटर्नल फोर्स के रूप में हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग को अपर्दित करके उसे समतल बनाने का काम करती है। तो जिस प्रकार से नदियाँ, ग्लेशियर और जो सागरीय लहरें हैं, वो पृथ्वी के धरातल को समतल बनाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पवनें भी पृथ्वी के धरातल को समतल बनाने का कार्य करती हैं। तो आज हम पवनों द्वारा किए जाने वाले इन्हीं कार्यों के बारे में बात करेंगे और उनके परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाले जो विभिन्न आकृति या भू आकार जो है उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी भू आकृतियों का निर्माण पवनें अपनी अपर्दन क्रिया से या अपनी निक्षेपण क्रिया से करती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पवनों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के भू आकारों के बारे में। पवनें जो हैं वो हमारी पृथ्वी के धरातल पर इनका जो कार्यक्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। अन्य किसी भी अपर्दन के प्रक्रमों की तुलना में पवनों का कार्यक्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। महाद्वीपीय सीमाएँ और जो जलवायविक सीमाएँ हैं वो भी पवनें लांघ कर अपने द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण करती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पवनों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के भू आकार और निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के धरातल पर समतल स्थापक बाहरी प्रक्रमों में पवन के कार्य सर्वाधिक व्यापक होते हैं, जो देश, महाद्वीप या जलवायुगत सीमाओं के भी परे पाए जाते हैं। लेकिन पवन के वास्तविक कार्य जो हैं वो ड्राई और सेमी ड्राई कंडीशन जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उनमें एग्जैक्टली दिखाई देते हैं, जहाँ की पवनें बिना किसी बाउंडेशन के निर्बाध गति से प्रवाहित होती हैं और धरातल पर अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं द्वारा विभिन्न और विशिष्ट प्रकार के भू आकारों का निर्माण करती है। अब ये देखिए इस फोटोग्राफ में पवनों द्वारा निर्मित कुछ विभिन्न प्रकार के भू आकारों को इसमें आपको दिखाया गया है। ये सैंड ड्यून्स है जो निक्षेपण की क्रिया द्वारा निर्मित हैं और बाकी आप देखिए ये सारे अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, जिनमें ये डिमोइलिस, ये ज़्यूजेन और यारडंग और इसके अलावा ये आप देखिए ये यारडंग और ये प्राकृतिक पुल, ड्राइकांटर, छत्रकशिला। तो ये सभी प्रकार के जो भू आकार हैं, पवनें इस प्रकार के भू आकार अ, जो है शुष्क और अर्धशुष्क क्लाइमेटिक कंडीशन में बनाती हैं। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अपरदनात्मक कार्य जो है वो मुख्यतः यांत्रिक या भौतिक रूप में ही संपन्न होते हैं, क्योंकि पानी का अभाव होता है इसलिए केमिकल इरोजन जो है वो नहीं होता, बल्कि यांत्रिक यानी मैकेनिकल और फिजिकल जो इरोजन है वही ज़्यादा हावी रहता है और भौतिक क्रियाओं से चट्टानें जो है वो टूटती रहती हैं, विघटित होती रहती हैं और इन पर पवनें जो अपना 3 तरह से अपरदनात्मक कार्य करती हैं। तो देखिए देखते हैं हम कि कौन-कौन से अपरदन के कार्य पवनें करती हैं। अपवाहन, डिफ्लेशन। तो पवन द्वारा अपरदन की सबसे प्रमुख प्रक्रिया अपवाहन है। चट्टानों के जो ढीले और असंगठित कण होते हैं उनको उड़ा कर ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं अपवाहन। तो पवनें क्या करती हैं कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो चट्टानों के कण ढीले पड़ जाते हैं उन ढीले कणों को वो उड़ाकर ले जाती है। इस फोटोग्राफ्स में भी आप देखिए, इसमें आपको दिखाया गया है, या आप देखिए इसमें कि विंड डायरेक्शन और चट्टानों के ये जो ऊपर का पार्ट देखिए, ये ऊपर इसके मुलायम, नीचे की ओर चट्टानी टुकड़े दिए हुए ये कठोर हैं, जबकि ऊपर इसके ऊपर मिट्टी की परत है, मिट्टी है। तो धीरे-धीरे देखिए आप ये अपवाहन की क्रिया द्वारा इनको उड़ाकर पवनें लेगी और अब ये कंडीशन यहाँ पर बच गई। ये है डिफ्लेशन। यहाँ पर भी देखिए फोटोग्राफ आपको दिया गया डिफ्लेशन का कि ये इस प्रकार का भूदृश्य था। उसके बाद इस तरह से पवनें धीरे-धीरे इनमें से जो है मिट्टी को उड़ा कर ले जाने लगी, नीचे से पत्थर जो है बाहर आने लगे और यहाँ देखिए बड़े-बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच की मिट्टी पवनें उड़ाकर ले गई। ये होता है अपवाहन। दूसरा होता है अपघर्षण यानी अब्रेशन। तो तीव्र गति से प्रवाहित पवन के साथ जो मौजूद रेत, धूल और कंकड़ पत्थर होते हैं, ये अपने रास्ते में आने वाली जो चट्टानें हैं उन चट्टानी सतहों को रेगमाल की भांति रगड़कर अपर्दित करते रहते हैं, जिसे कहते हैं अपघर्षण, अब्रेशन। तो आप ये देखिए, इसमें देखिए आप इस फोटोग्राफ में, इस डायग्राम में आपको दे रखा है कि ये चट्टान का एक टुकड़ा है, पवन इस डायरेक्शन में बह रही है, तो ये आकर इसमें ये छोटे-छोटे कण आप देख रहे हो, ये धूल कण या कंकड़ पत्थर है जो चट्टान से आकर टकराते हैं। देखिए इस तरह से चट्टान धीरे-धीरे टूटती रहती है। तो देखिए इस तीसरी फोटोग्राफ्स में इस तरह की पोजीशन बन गई। तो ये होता है अपघर्षण। और तीसरा होता है सन्निकर्षण, एट्रिशन। यानी पवनों में मौजूद जो ये विभिन्न आकार के कंकड़ पत्थर है, ये भी आपस में रगड़ खाकर छोटे होते रहते हैं, छोटे और गोल होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं सन्निकर्षण। तो प्रवाहित पवन में क्या है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ 3 तरह से गति करते हैं। एक तो
लुढ़क कर या घसीटते हुए, क्रीपिंग, बड़े चट्टानी टुकड़े इसी प्रकार से ही पवन के साथ गति करते हैं। जैसे आप ये देखिए क्रीपिंग, ये चट्टानी टुकड़े धीरे-धीरे लुढ़कते हुए, खिसकते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये कहलाता है क्रीपिंग। और दूसरा उछलकर या फुदकते हुए, यानी साल्टेशन, मध्यम कण होते हैं उस तरह से उछलते हुए चलते हैं। जैसे कि आप ये देखिए इसमें दूसरे फोटोग्राफ में ये उछल कूद करते हुए ये कण जा रहे हैं, ये साल्टेशन या उछलकर गति है। और तीसरा है लटक कर या सस्पेंशन, बारीक रेत और धूल के कण जो होते हैं वो इस प्रकार से गति करती है। देखिए सस्पेंशन, ये प्रक्रिया है। तो ये 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है पवनों में पदार्थों के प्रवाहित होने की। और साथ में 3 प्रकार की अपवर्तन क्रिया पवनें करती हैं। कौन-कौन सी? एक तो अपवाहन, दूसरी अपघर्षण और तीसरी सन्निकर्षण। ये देखिए अब ये है पवन द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के अपवर्तनात्मक स्थल रूप। पवन देखिए कौन-कौन से अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पवन जो है वो 3 तरह से अपवर्तन का कार्य करती हैं। एक तो अपवाहन की प्रक्रिया डिफ्लेशन, दूसरा जो है अपघर्षण और तीसरा है सन्निकर्षण। तो ये 3 प्रकार के अपवर्तनात्मक प्रक्रियाएँ पवनें किया करती हैं और इन 3 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ बनती है, उनमें प्रमुख हैं। कौन-कौन सी हैं? अपवाहन बेसिन या वातकृत यानी ब्लो आउट, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला यानी मशरूम रोक, भूस्तंभ यानी डिमोलिस, ज्यूजेन, यारडंग, ड्राई कांटर, जालीदार शिला, स्टोन लेटिसे, पुल तथा खिड़की यानी ब्रिज एंड विंडो। तो ये देखिए आप ये फोटोग्राफ में भी ये सभी जो है वो आकृतियां दिखाई गई हैं आपको। ये देखिए आप ज्यूजेन है, शाही के दवात जैसा एक आकार, ये ज्यूजेन कहलाता है जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बनता है। ये देखिए आप यार्डंग है, सेव सेव में जब हम एक बाइट काटते हैं तो उसमें जैसा खांच बन जाता है, एक खांचा बन जाता है, उसी प्रकार का बाइट नुमा आकृति होती है यार्डंग। या ड्राई कंटर देखिए आप, विभिन्न कोनों वाले पत्थर होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं जो हवाएं विभिन्न दिशाओं से आकर इनको इनका अपरदन करके इनके जो विभिन्न कोने हैं वो बना देती हैं, तो ये ड्राई कंटर कहलाते हैं। ये आप देखिए ब्लो आउट्स, अपवाहन बेसिन, बीच में गर्त है और जो मुलायम भाग था वो हवाएं उड़ाकर ले गई। ये इंसेलबर्ग देखिए, आसपास का मुलायम जो पार्ट था वो सारा का सारा हवाएं अपने साथ उड़ाकर ले गई। बचा जो है वो कठोर चट्टानी भाग जो इंसेलबर्ग कहलाता है। ये डेजर्ट पेवमेंट देखिए। और ये डिमोलिस है, भूस्तंभ जो विशेषक अपरदन से निर्मित होते हैं। और ये है स्टोन लेटिस यानी जालीदार शिला जो कि विशेषक अपरदन से बनता है। कम इनके बीच के मुलायम जो चट्टानी भाग हैं वो निकल गए, अपरदन हो गए और ठोस भाग बच गए, जिससे चट्टान जो है वो जालीनुमा आकार में बदल गई। और ये देखिए आप ब्रिज और विंडो, तो इसमें ये पुल आप देख सकते हो और बीच में ये जगह जो खाली है ये विंडो। तो ये वो आकृतियां बनाती हैं पौने अपनी अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा। तो चलिए आज हम इनमें से कुछ का की डिटेल भी कंप्लीट करते हैं। महान गर्त या वात गर्त, डिफ्लेशन बेसिन और ब्लो आउट। तो शुष्क और अर्धशुष्क धरातलीय सतह पर तो असंगठित और ढीले जो शेल कण होते हैं उनको तेज गति से प्रवाहित पवनें अपवाहन क्रिया द्वारा उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं। जिसे क्या है कि पहले प्रारंभ में धरातल पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, छोटे छोटे गर्त से बन जाते हैं और धीरे धीरे क्या है कि ये अपवाहन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इन गर्तों का आकार और गहराई बढ़ती जाती है। तो इन्हीं गर्तों को अपवाहन गर्त या बेसिन या वात गर्त कहते हैं। इन गर्तों की गहराई की जो अंतिम सीमा होती है वो भूमिगत जल स्तर द्वारा निर्धारित होती है। यानी जहां तक भूमिगत जल स्तर नहीं आता तब तक ये गहरे होते जाते हैं। तो इस कारण से क्या है कि ये गर्त जो होते हैं ये समुद्र तल से भी नीचे चले जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी बेसिन को बफेलो वालोस के नाम से जाना जाता है और मंगोलिया में इस प्रकार की जो वात गर्त होते हैं उनको पांग की अंग के नाम से पुकारा जाता है। आप देखिए फोटोग्राफ्स में ये अपवाहन बेसिन आप देख पा रहे हो, इसमें से आसपास की जो रेत है वो हवाएं उड़ा कर ले गई, बीच में एक बेसिन बच गई। यहाँ देखिए क्या प्रोसेस है कि ये विंड डायरेक्शन है, इसमें आप देखिए हवाएं इस तरह से बह रही है, तो छोटा सा भी अगर छिद्र इनको मिलता है तो असंगठित और ढीली चट्टानें उनको उड़ाकर हवाएं देखिए ले गई और ये जो पार्ट है अभी यहाँ बच गया ब्लो आउट। इसी प्रकार से बना हुआ एक ब्लो आउट आप ये देख सकते हो, ये एक ब्लो आउट है, इसी प्रकार से अपवाहन की क्रिया से बना हुआ है ये। और यहाँ देखिए इसमें कई बार इनमें पानी भर जाता है तो झील भी बन जाती है। तो माना जाता है कि सांबर जो झील है वो भी इसी प्रकार का एक ब्लो आउट ही है।
इसके लिए अभी पूर्णतः साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। जो है बहुत से भूगोलवेत्ता ये कहते हैं कि सांबर गर्त जो है, सांबर झील जो, वो भी एक ब्लो आउट का ही उदाहरण है। तो इसमें कई बार नमकीन खारे पानी की झीलें भी ऐसे ब्लो आउट में बन जाती हैं। तो ये ब्लो आउट यानी वातगर्त होता है। जो भूआकार है वो है छत्रक मशरूम रोग। तो ये भी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवनों द्वारा विशेषक अपरदन द्वारा निर्मित भूआकार होता है। यानी इनमें डिफरेंशियल इरोजन का प्रोसेस होता है। तो पवन क्या है कि मोस्टली पवन द्वारा जो अपर्दन का कार्य है मुख्यतः 6 फीट या 182 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अधिकतम होता है। तो 6 फीट या 182 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पवन का कार्य अपर्दन कार्य अधिकतम होता है। और इस ऊंचाई के बाद क्या है कि अपर्दन कार्य कम होता है। अतः इस ऊंचाई से नीचे चट्टानों के अधिक अपर्दन, यानी इस ऊंचाई तक चट्टानें अधिक अपर्दित होती है और इससे ऊपर क्या है कि अपर्दन कम होता है। इस कारण से चट्टान जो एक छतरी नुमा भूआकार में परिवर्तित हो जाती है। देखिए आप इसमें फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए इसको बनते हुए, एक ये चट्टानी भूआकार ये चट्टान है। तो पौने नीचे के पार्ट में 182 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ज्यादा अपर्दन करेंगी। देखिए धीरे धीरे ये इस आकार में ऐसे बदल गया और लास्ट में आकर ये ऐसे बदल गया। तो नीचे अपर्दन ज्यादा हो गया 182 सेंटीमीटर तक, ऊपर का भाग अपर्दित नहीं हुआ, इसलिए पूरी चट्टान जो है वो एक क्या है छतरी नुमा आकार में बदल गई, जिसको बोलते हैं छत्रक या मशरूम रोग। तो इसका निर्माण जो वो विभिन्न दिशाओं से चलने वाली पवनों द्वारा चट्टानों के निचले भागों के अधिक अपर्दन से होता है। सहारा में इसे गारा कहते हैं और जर्मनी में इसे पिट्स फेल्सन के नाम से जाना जाता है। इस भूआकार को पेडस्टल शेल भी कहा जाता है। तो अब देखिए इस फोटोग्राफ में यही, यानी सभी ऊपर नीचे फोटोग्राफ में यही दिखाया गया। ये देखिए आप छत्रक नीचे अपर्दन ज्यादा और ऊपर अपर्दन अपर्दन कम हुआ, उस वजह से छत्रक यहाँ देखिए कई छत्रक एक साथ आप देख पा रहे हो। तो इसमें नीचे की तरफ अपर्दन ज्यादा हो गया और ऊपर का भाग जो कम अपर्दित हुआ। और यहाँ भी आप एक ये छत्रक का एग्जाम्पल आप उदाहरण जो है फोटोग्राफ देख रहे हो। तो ये छत्रक या मशरूम रोग होती है। नेक्स्ट भूआकार है भूस्तंभ या डिमोलिस। तो ये भी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहां मुलायम शेलों के ऊपर कठोर शेल परतें मौजूद हो। तो मुलायम शेलों के ऊपर जहां कठोर शेल परतें मौजूद हो वहां पवनों के विशेषक अपर्दन द्वारा इस स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो विशेषक अपर्दन के कारण क्या होता है कि नीचे की मुलायम चट्टानें जो है उनका अपर्दन हो जाता है, लेकिन ऊपर की कठोर शेल जो है वो अपर्दन से अप्रभावित रहती है। और ये जो ऊपर की कठोर चट्टान है ये नीचे की चट्टान को एक तरह से संरक्षण देती है, संरक्षित करती है। तो जब तक वो मौजूद है तब तक पूरी चट्टान जो है अपर्दन का अपर्दन नहीं होता। तो इस कारण से अपर्दित मुलायम शेल के ऊपर कठोर शेल का आवरण एक स्तंभ के रूप में दिखाई देता है और भूस्तंभ की आकृति का निर्माण करता है। तो अब इसमें देखिए आप कि ये ऊपर कठोर चट्टाने, देखिए आप कठोर चट्टान, नीचे एक मुलायम चट्टान है। जब तक ये कठोर चट्टान ऊपर है तब तक ये नीचे वाला पार्ट से सुरक्षित है। तो इसी तरह से इसमें भी आप देखिए, ये देखिए आप भूस्तंभ के एग्जाम्पल है, ये फोटोग्राफ जो आप देखिए भूस्तंभ है। तो ऊपर कठोर चट्टान जो होती है वो नीचे की चट्टान को संरक्षण प्रदान करती है। तो इस वजह से एक स्तंभ के आकार का भू आकार बन जाता है, जिसको बोलते हैं भूस्तंभ या डिमोलिस। भूस्तंभ के ऊपर कठोर चट्टान नीचे की मुलायम चट्टानों को संरक्षण प्रदान करती है, किंतु धीरे धीरे मुलायम चट्टानों के पूर्णतः अपरदित हो जाने पर यह भू आकार कभी कभी विलीन भी हो जाता है। जूजेन, तो जूजेन क्या है मोस्टली शीत शीतोष्ण जो मरुस्थलीय भाग है वहां बनते हैं। और इसके निर्माण में पवनों के साथ साथ जो है जल का योगदान भी होता है, पानी का योगदान भी होता है। तो ऐसे शीत और शीतोष्ण मरुस्थलीय भागों में क्या होता है कि रात के समय तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, जिसे क्या है कि चट्टानों के छिद्रों में मौजूद जो पानी है वो जम जाता है, जिसे तुषार कहते हैं। और फिर जमने से क्या है कि उन चट्टानों के छिद्रों में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि दिन में वो पानी बर्फ जो वापस पिघल जाती है, जिससे कि प्रेशर रिलीज हो जाता है। इससे वो छिद्र थोड़ा बड़ा हो जाता है और पवन को रास्ता मिल जाता है उस छिद्र में प्रवेश करने का। और पवनी फिर क्या करती है कि उन छोटे छोटे छिद्रों में प्रवेश करके फिर उनका जो मुलायम भाग है अंदर के अंदर वो काटती जाती है मुलायम भागों को, और पूरी जो चट्टान है वो एक दवात नुमा भू आकृति में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं जूजेन।
और जब ऊपर कठोर चट्टानें और नीचे मुलायम चट्टानें क्षैतिज अवस्था में हो तो पवन के विशेषक अपर्दन द्वारा मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाता है। यानी ऊपर तो कठोर चट्टान है जिसमें हल्का सा छिद्र हुआ, उसके सारे पवनें धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रवेश कर गई और मुलायम चट्टानों को काटती गई। तो ऊपर की कठोर चट्टान वो अपर्दन उसका नहीं होता, तो वो द्विहातनुमा या मेजनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है, जिन्हें ज्यूजेन कहते हैं। ये आप देखिए ऊपर फर्स्ट डायग्राम में, ये ज्यूजेन की आकृति है। पवने जो है इस तरह से मेजनुमा आकृति का निर्माण कर देती है, ऊपर कठोर चट्टानें, नीचे मुलायम चट्टानें, नीचे वाला पार्ट अपर्दित हो गया। ये आप देखिए ये ज्यूजेन आकृतियां हैं, तो ये ज्यूजेन होता है। नेक्स्ट है यार्डंग। तो जब चट्टानों के स्तर लंबवत हो, इसमें तो ज्यूजेन में क्या होता है कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो लेयर होती है चट्टानों में, लेकिन जो यार्डांग है उनमें चट्टानों के जो लेयर्स हैं वो लंबवत यानी वर्टिकल होती हैं। तो क्या है कि उस वर्टिकल लेयर्स में एक मुलायम लेयर होती है और एक कठोर जो है हार्ड लेयर होती है। तो जो मुलायम लेयर होती है उसका अपर्दन पौने शीघ्रता से कर देती है। तो जैसे वो मुलायम चट्टान का अपर्दन होता है तो एक उस चट्टान में एक खांच यानी सेओबाइट जिसको हम कहते हैं, जैसे भूदर्शय का निर्माण हो जाता है, उसे यार्डांग कहते हैं। यार्डांग का निर्माण पवन की अपघर्षण क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। देखिए दूसरे डायग्राम में ये देखिए खांच, जैसे मैंने आपको आकृति बता रहा था, ये देखिए आप सेव बाइट की तरह, ये देखिए आप इसमें भी इसी प्रकार से खांच जैसी आकृति आप ये नीचे भी देख रहे हो, ये खांच जैसी आकृतियां जो है ये कहलाती है यार्डांग। तो ये यार्डांग होता है। तो आज हमने यार्डांग तक किया, इसके कुछ एक पार्ट जो है अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के भी हमारे शेष बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। आप इसे देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए आप। तो साथ में इन भू आकृतियों की पहचान करने की आप कोशिश कीजिए, और उम्मीद है कि आप सभी के सभी जो है अपने घर पे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और इसी प्रकार से कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते रहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो इस समय गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए परिंदे जरूर लगाइए और साथ ही साथ वृक्षारोपण कीजिए। थैंक यू सो मच।